हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद ऑनलाइन आना हो पाया। बाकी आपके डाउट मैं ऑनलाइन सॉल्व करता ही रहा हूँ। अब यह देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है, जो हम लोगों ने टॉपिक पहले छोड़ा था उसी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं पूरी एनसीईआरटी धीरे धीरे आपकी कंप्लीट करा दूंगा ताकि आपको कोई भी टॉपिक छूटा ना रहे। और उसके बाद जो भी डाउट आते हैं वो हम लोग अलग से सॉल्व कर लेंगे, तो पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। बाकी आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन का सेकेंड पार्ट रिलेशन, राइट। फंक्शन के बारे में रिलेशन मेरा फर्स्ट पार्ट है। फंक्शन में थोड़ा बहुत बताया था आप लोग को। जब रिलेशन के बारे में देखें तो रिलेशन हमारा क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 2 या 4 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्लास 11th के रिलेशन एंड फंक्शन वाला जो वीडियो है उसमें मैं बता रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। ठीक है। तो आप आई बटन को देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको आसानी से आप उससे वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ताकि और उसको देख लें ताकि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। वहाँ पे मैंने रिलेशन की बेसिक डेफिनेशन और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 2.1 क्लास 11th की एनसीईआरटी का 2.1 वो भी सॉल्व कर रखा है। ठीक है। तो लिंक आपको आई बटन पे मिलेगा, वहाँ जाके चेक कर लिए, उसको भी देखिए और उसको लाइक भी कीजिए। ठीक है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। ठीक है। तो चलिए, मैं जेके वर्मा BL ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे हुए आई बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग रिलेशन के डिफरेंट पार्ट के बारे या हम कहें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में की बात जब हम करेंगे तो देखें क्या है टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप के रिलेशन। पहला पार्ट अगर हम बात करें तो पहला पार्ट आपका void relation, void relation, right? That means इसको हम लोग empty relation भी बोलते हैं, इसको हम लोग empty relation भी बोलते हैं। right? void relation के मतलब क्या है कि कुछ ऐसा रिलेशन आ जाए जिस पर कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे वाइड सेट है तो वाइड सेट है, सेट रिलेशन हमारा क्या सेट ही है, बस ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। राइट। तो यहाँ पे क्या है, वाइड रिलेशन की जब बात कर रहा है तो ऐसा रिलेशन आ जाए जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे अगर हम कहें a इक्वल टू 1 2 3 and 4 और रिलेशन दिया है a, b such that a minus b is multiple of 5. ठीक है। a minus b is multiple of 5 या a minus b is equal to 5 लिख लें। a minus b is equal to 5 लिख लें। तो यहाँ देखें, अगर हम कोई सा भी एलिमेंट ले लें, अगर इन दोनों में से इस सेट A से हम कोई सा भी एलिमेंट ले लें और कोई दूसरा एलिमेंट ले, तो उसका जब भी डिफरेंस देखेंगे वो हमारा 5 नहीं आएगा। राइट, 5 नहीं आएगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, नल सेट मिल जाएगा। और नल सेट मिल जाएगा तो इसको हम लोग क्या कर देंगे,
r इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारा रिलेशन कैसा हो गया, वाइड रिलेशन हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया। ठीक है, अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड रिलेशन है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनिवर्सल से क्या होगा, जैसे हम लोग सेट के जॉइंट सेट की बात करते थे तो वहाँ पर रिलेशन एक यूनिवर्सल सेट लिया जाता था। यूनिवर्सल सेट क्या था, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट था जिसके सारे के सारे जो भी सबसेट बनने थे वही सारे सेट बन रहे थे, मतलब जो भी गिवन सेट थे वो सारे यूनिवर्सल सेट के हमारे सबसेट थे। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि एक ऐसा रिलेशन यहाँ पे क्या हो जाए, क्या रिलेशन आ जाए, R इज इक्वल टू E कॉमा B सच दैट A क्रॉस B ठीक है, A क्रॉस B बिलोंग्स टू A क्रॉस A। ठीक है, या इसको हम कह दें कि A क्रॉस B, राइट, वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। मतलब क्या है कि A क्रॉस B के A क्रॉस B करने पर जो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का, A और B सेट का, उसके जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे इस सेट में मौजूद हों तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पे आए तो होपफुली इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं। अगले पार्ट पे आए तो थर्ड पार्ट क्या है आपका, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा A क्रॉस A में मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, A क्रॉस A। मान लिया हमारे पास एक सेट A है, हमारे पास एक सेट A है, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, A क्रॉस A, हमेशा क्या होगा, A कॉमा A सच दैट A बिलोंग्स टू A, सच दैट A बिलोंग्स टू A। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें A कॉमा A के अलावा और कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होना चाहिए, इसमें A कॉमा A के अलावा और कोई एलिमेंट मौजूद ना होना चाहिए। तो एक एग्जांपल से समझे, A कॉमा A से मतलब क्या हुआ कि जितने भी एलिमेंट है उसका उसी के साथ रिलेशन होना चाहिए, तब तो हम कहेंगे कि हमारा क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। अगर किसी एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन हुआ तो वो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं रहेगा। मतलब ठीक है, एक एग्जांपल देख लें, एग्जांपल से थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लिया A हमारे पास क्या गिवन है, A हमारे पास 1 2 3 गिवन है, A हमारे पास क्या गिवन है, 1 2 3 गिवन है, तो आई A कितने के बराबर हो जाएगा, आइए मैंने अभी बताया कि A कॉमा A ही रहना चाहिए, मतलब 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3। तो ये जो रिलेशन है वो हमारा क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। या हम इसको थोड़ा सा देख लें, एक दो एग्जांपल लिख लें, राइट। मान लिया इसे R1 लिख लिया, R2 लिख लिया, क्या कि 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2 और 2 कॉमा 2 और R3 लिख लिया। जहाँ पे कंफ्यूजन होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3 एंड 1 कॉमा 2। ठीक है, तो ये 3 केस बन सकते हैं। ये क्या है, 3 केस बन सकते हैं। ठीक, तो ये 3 केस कैसे बनेंगे समझना। ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है, ये मेरा आइडेंटिटी है, राइट। ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि यहां पर 3 कॉमा 3 इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि 3 कॉमा 3 यहां पर प्रेजेंट नहीं है।
और यहाँ की बात करें तो ये भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1,2 भी प्रेजेंट है, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि रिलेशन में जब हम आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं तो A, ही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं R1 हमारा आइडेंटिटी हो गया, R2 में 3,3 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मेरा आइडेंटिटी नहीं है, राइट। और R3 की बात करें तो R3 में हमारा क्या हो गया 1,2 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मौजूद है, इस एक्स्ट्रा एलिमेंट की वजह से ये हमारा आइडेंटिटी नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट पर आए। नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, राइट, आता ही आता है। तो नेक्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए क्या है डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। कह रहा है कि इफ A belongs to R, for every R is reflexive if A, belongs to R, for every A belongs to A, for every A belongs to A। तो R हमारा रिफ्लेक्सिव होगा अगर उसमें A, जहाँ पर A belongs to A हो तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। A, हमारा रिलेशन में होना चाहिए। तो कंफ्यूजन देखो कहाँ पर आएगा। कंफ्यूजन अगर आप देखें तो कहेंगे सर आप यही चीज तो अभी आपने आइडेंटिटी रिलेशन में बताई, तो फिर इसमें क्या डिफरेंस है, रिफ्लेक्सिव क्यों नाम आ गया, राइट। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा समझ में आ गया तो आप आसानी से इनके बीच डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, और अगर नहीं समझ में आया तो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा। चलो पहला वाला जो एग्जांपल है उसी को लेके सॉल्व करके दिखा दें कि जो अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल किया था उसी को देखें कि क्या क्या होता है। तो मान लिया कि हमारे पास रिलेशन क्या है, आर सेट क्या दिया हुआ है, ए दिया है 1 2 3 1 2 3। अब इसके तीन रिलेशन देख लें क्या क्या बन सकते हैं। R1 हमारा क्या हो गया 1,1 2,2 3,3। R2 1,1 2,2 R3 1,1 2,2 3,3 1,2। एक और रिलेशन ले लें R4 1,1 2,2 एंड 1,2। ठीक है, तो यहां पे देखें कौन सा रिलेशन हमारा आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव होगा। देखिएगा अगर हम यहाँ पे आई ले लें और यहाँ आर लिख लें, ठीक है, तो देखें पहला वाला अगर हम देख रहे हैं तो पहला वाला आइडेंटिटी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन भी है, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है। दूसरे वाले पार्ट पे आए, दूसरे वाले पार्ट पे हमारा क्या हो रहा है कि 3,3 मौजूद नहीं है। क्या हो रहा है 3,3 मौजूद नहीं है, तो ये हमारा आइडेंटिटी तो कतई नहीं है, और आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ठीक है। अब समझिए, सॉरी रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते,
ठीक है, आइडेंटिटी नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव हो सकता है। तो यहाँ देखें 1,1 2,2 लेकिन 3,3 मौजूद नहीं है। 3,3 मौजूद नहीं, इसलिए हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, आइडेंटिटी भी नहीं होगा। थर्ड पार्ट में देखें 1,1 मौजूद है, 2,2 मौजूद है, 3,3 मौजूद है और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 1,2 भी मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा आइडेंटिटी तो नहीं है क्योंकि 1,2 मौजूद है, लेकिन ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। यही डिफरेंस हमारा आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में, यही डिफरेंस हमारा आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में। अब जरा देखें R4 में देखें तो 1,1 मौजूद है, 2,2 मौजूद है, 3,3 मौजूद नहीं है, तो आइडेंटिटी नहीं होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है, और 3,3 मौजूद नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। तो देखो इससे एक चीज समझ में आ रही है, every identity element, every identity relation is a reflexive relation. Every identity relation is a reflexive relation, but vice versa is not true. ठीक है, कि अगर हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो वो आइडेंटिटी भी होगा, तो ऐसा ट्रू नहीं है। तो ये हम R3 में दे सकते हैं कि हमारा रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। तो यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। इतना क्लियर हो गया होगा होपफुली रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चले, नेक्स्ट पार्ट पे चले। नेक्स्ट पार्ट है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। जब हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं जब हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं तो बुक में जो डेफिनेशन गिवन है, बुक कह रही है कि इफ A, B बिलोंग्स टू R, इफ A, B बिलोंग्स टू R, this implies B, A also belongs to R. ठीक है, for every AB belongs to A. हमने कोई एक सेट लिया, उसमें कोई एक सेट लिया और रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि A, B अगर R में मौजूद है और B, A भी मौजूद होना चाहिए। अगर A, B मौजूद है तो उसका सिमेट्रिकल मतलब B, A भी R में मौजूद होगा, तभी हम कह पाएंगे कि वो रिलेशन हमारा क्या है, सिमेट्रिकल है। अदरवाइज हम इसे सिमेट्रिकल नहीं कह सकते। देन R इज सिमेट्रिकल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है कि ये R A जो इस तरीके से लिखते हैं उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R A B सच दैट दिस बिलोंग्स टू R B A। ठीक है, तो हम कहेंगे कि रिलेशन हमारा क्या है, सिमेट्रिकल है। A B बिलोंग्स टू A, A B बिलोंग्स टू A। ठीक है, अब देखें यहाँ इसके सिमेट्रिकल रिलेशन पे एक एग्जांपल देख लें। हमने एज्यूम कर लिया कि A हमारा कोई सेट है जो उसमें क्या लिखा है 1 2 3 एंड 4। तो हमने R1 डिफाइन कर दिया, R1 इज इक्वल टू 1, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 2 एंड 4, 1। R2 डिफाइन कर दिया 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 1, 2। R3 डिफाइन कर दिया 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। और R4 डिफाइन कर दिया 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2 एंड 4, 4। तो यहाँ पे देखें हम क्या क्या रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्सिव पढ़ चुके हैं और सिमेट्रिकल, राइट। तो इन दिनों में देखें कि क्या क्या हो रहा है।
तो पहले वाले पार्ट में देखें, क्या ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है? 1,1 नहीं दिखाई दे रहा है, खत्म हो गई बात। रिफ्लेक्सिव की बात करें, 1,1 नहीं दिखाई दे रहा है, 2,2 नहीं दिखाई दे रहा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ठीक है, अब देखें क्या सिमेट्रिकल रिलेशन है ये? देखिए सिमेट्रिकल में कोई जरूरी नहीं कि 1,1 का सभी के साथ रिलेशन दिखाई ही थे, राइट? तो 1,3 मौजूद है, 3,1 मौजूद है या नहीं? मतलब 1,A,B अगर R में मौजूद है तो उसका रिवर्स B,A जरूर मौजूद होना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कहा गया कि 1,A,B मौजूद हो तो A,C भी मौजूद हो, राइट? इतना नहीं कहा गया। A,B मौजूद हो तो A,C मौजूद हो, ऐसा नहीं कहा जा रहा। कहा क्या जा रहा है कि अगर A,B मौजूद है तो B,A भी मौजूद होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये हमारा रिलेशन क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इस R1 में देखें तो 1,3 मौजूद है तो 3,1 भी मौजूद है, 1,4 मौजूद है तो 4,1 भी मौजूद है, 2,2 मौजूद है तो इसका अगर हम रिवर्स करेंगे उसका भी क्या आएगा, 2,2 ही मौजूद है। तो मतलब क्या हुआ कि R1 इज अवर सिमेट्रिकल रिलेशन। R2 की बात करें, अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो 1,2, 2,2, 3,3, 4,4 मौजूद नहीं है और 4,4 मौजूद नहीं है और साथ ही साथ 1,2 भी एक्स्ट्रा मौजूद है, इसलिए आइडेंटिटी नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव हमारा क्या है, 4,4 मौजूद नहीं तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, राइट? और क्या सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल की बात करें तो 1,1, 2,2, 3,3 इनका रिवर्स तो मौजूद है। 1,2 मौजूद है तो क्या 2,1 मौजूद है? 1,2 अगर हमारा इस रिलेशन का एलिमेंट है तो क्या 2,1 एलिमेंट है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा सिमेट्रिकल रिलेशन भी नहीं है। R3 की बात करें 1,2, अब यह देखें आइडेंटिटी तो कतई नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 1,2 और 2,1 मौजूद है, इसका मतलब आइडेंटिटी नहीं होना। रिफ्लेक्सिव की बात करें, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1,1 मौजूद है, 4,4 नहीं है। अगर इसमें 4,4 और मौजूद हो जाता तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता, राइट? मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिकल की बात करें 1,2, 2,1, वेरी गुड, 1,1, 1,1, 2,2, 2,2, 3,3, राइट? तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया। इतना क्लियर? अब जरा देखें R4 की बात करें, आइडेंटिटी है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि एक्स्ट्रा मौजूद है। रिफ्लेक्सिव 1,1, 2,2, 4,4 मौजूद है, केवल 1,1, 2,2 एंड 3,3 मौजूद नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, ठीक है। अब जरा देखें R4 की बात करें तो 1,3 मौजूद है, 3,1 मौजूद है, 2,3 मौजूद है, 3,2 मौजूद, 4,4, तो रिफ्लेक्सिव तो है, सॉरी सिमेट्रिकल तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिकल है। इतना क्लियर हुआ भाई सिमेट्रिकल के बारे में। ये हमारा सिमेट्रिकल रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला रिलेशन है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम है। ट्रांजिटिव रिलेशन अगर आपने सही से नहीं पढ़ा, ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा गड़बड़ी यहीं पे लोग करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन सबसे ज़्यादा गड़बड़ी इसी पे करते हैं। तो ए हमारे पास कोई रिलेशन है,
relation R is transitive if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. This implies A comma C belongs to R. For every A, B, C belongs to A. A is any set. सेट A पे डिफाइन किया गया, सेट A पे डिफाइन किया गया है तो ये होना चाहिए, ठीक है। सेट A पे डिफाइन किया है तो ये होना चाहिए। तो देखो इस पे एक चीज और है, क्या है भाई, इसको अगर हम लिखें तो इसको अगर हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी एंड बी सी सच दैट आर ए कॉमा सी, तब तो हम कहेंगे कि आर क्या है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। अच्छा समझिएगा कि पहला और दूसरा ये दोनों मौजूद हो तो तीसरे का मौजूद होना जरूरी है ट्रांजिटिव होने के लिए। पहला और दूसरा अगर मौजूद है तो तीसरे का मौजूद होना जरूरी है ट्रांजिटिव के लिए। अगर इन दोनों में से कोई भी मिसिंग है, अगर इन दोनों में से कोई भी मिसिंग है तो इसकी जरूरत नहीं है, रिलेशन ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव होगा। अगर इन दोनों में कोई भी मिसिंग है तो इसकी जरूरत नहीं है और फिर क्या हो जाएगा, रिलेशन ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाएगा। फिर हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ में आ रही है? मतलब 1,2 तो दिया है लेकिन 2,3 की बात ही नहीं कर रहा। 1,2 तो दिया है लेकिन 2,3 की बात नहीं कर रहा है, तो भी रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। इतनी बात क्लियर हुई? जाए इसको एग्जाम्पल में समझ ले। एक एग्जाम्पल ले लें तो देखिए ये हमारा एक रिलेशन गिवन है। ए हमारा कोई सेट है ए 1 2 3 4 का, और उस पे R1 R2 R3 R4 गिवन है। R1 क्या है भाई, 1,1 2,2 3,3 4,1 4,4। R2 हमारा क्या है, 1,1 है 2,2 3,3 1,2 2,1। R3 1,1 2,2 3,3 4,4 1,2 2,1 और R4 हमारा 1,2 3,4। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि हमारा रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। कितने टाइप के रिलेशन पढ़ चुके हैं, सारे को एक साथ लिख लेंगे ताकि बहुत आसानी से आप सारी चीजें क्लियर कर लें। पहला हम लोगों ने पढ़ा आइडेंटिटी रिलेशन, दूसरा रिफ्लेक्सिव, तीसरा सिमेट्रिक और चौथा पढ़ा ट्रांजिटिव। ठीक है, चौथा पढ़ा हम लोगों ने ट्रांजिटिव। तो पहले की बात करें, पहले में 1,1 2,2 3,3 और 4,1 4। तो क्या ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है? बिल्कुल है। क्या रिफ्लेक्सिव है? तो मैं आपको बताया कि अगर रिलेशन हमारा आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, और रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी है तो सिमेट्रिकल भी होगा। आइडेंटिटी है तो सिमेट्रिकल भी होगा। सिमेट्रिकल क्या है, 1,1 है तो उसको अगर पलटेंगे भी तो ये क्या 1,1 ही तो रहेगा। अब जब सिमेट्रिकल ट्रांजिटिव की बात करते हैं, 1,1 क्या 1 का किसी और के साथ रिलेशन दिख रहा है? 1,1 क्या 1 का किसी और के साथ रिलेशन दिख रहा है? नहीं। A, B है, B, C नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि B हमारा 1, B भी 1 है, 1 का किसी और के साथ नहीं है तो इसका इसी के साथ है। तो मैं बताया था कि जब भी ऐसा हो कि A, B या B, C में कोई एक मौजूद ना हो तो हम कहेंगे वो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव ही रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। इतनी बात क्लियर हुई? अब जगह देखें R2 की बात करें। R2 हमारा क्या है, 1,1 2,2 3,3 1,2। आइडेंटिटी नहीं है,
4,4 मौजूद नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिकल है क्या? 1,1, 2,2, 3,3, 1,2 एंड 2,1 मौजूद है, मतलब सिमेट्रिकल है, राइट। ट्रांजिटिव की बात करें तो 1,1, 2,2, अब देखो 1,1, राइट, लेकिन इस 1 का किसी और के साथ भी तो रिलेशन दिख रहा है 1,2, मतलब क्या दिखना चाहिए? 1,1 एंड 1,2। अब हमें क्या चाहिए? ए और सी का रिलेशन, तो 1,2 यहाँ मौजूद है, 1,2 यहाँ मौजूद है। समझिएगा, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, समझिएगा। क्या कह रहा है भाई? 1,1 मौजूद है और 1,2 भी मौजूद है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए? ये इसके साथ रिलेट हुआ तो हमारा क्या है? इसके साथ रिलेशन आना चाहिए। तो ये 1,2 मौजूद है या नहीं? बिल्कुल मौजूद है, ठीक है, 1,2 मौजूद है, राइट, क्लियर हुआ। अब 2,2 के लिए देखें, 2,2 के लिए देखें तो 2,2 मौजूद है और 2,1 मौजूद, 2,2 के साथ में तो है ही है, 2,1 भी मौजूद है। तो अब 2,1 फिर से इसी तरीके से भाई 2,2 मौजूद है एंड 2,1 मौजूद है, तो क्या हमारे पास इसका और इसका रिलेशन मौजूद है? तो इसका रिलेशन फिर से वही आ गया, तो ये हो गया। 3,3 की बात करें तो 3,3 के लिए अगला कुछ दिया ही नहीं है, 3 का अगला रिलेशन कहीं दिया ही नहीं। 1,2 के लिए देखें तो 1,2 मौजूद है, तो क्या 2 का किसी और के साथ रिलेशन गिवन है? 1,2 मौजूद है, क्या 2 का किसी और के साथ रिलेशन गिवन है? बिल्कुल गिवन है, 2,1 गिवन है, तो 2,1 हो गया। तो यहां से देखें अब क्या मौजूद होना चाहिए? 1,1 मौजूद होना चाहिए। तो क्या 1,1 मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, राइट। अब जो है 2,1 के लिए देख लें, 2,1 के लिए देखें तो 2,1 मौजूद है, तो क्या 1 के साथ किसी और का रिलेशन मौजूद है? 1 का इसके साथ रिलेशन मौजूद है भाई, 2,1 है, 1,2 1 का किसी और के साथ रिलेशन मौजूद है, दो जगह मौजूद है, तो दोनों करने पड़ेंगे हमें। तो 1,1 भी मौजूद है, इसका मतलब हमारे पास क्या आना चाहिए? 2,1 मौजूद होना चाहिए, मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, राइट। 2,1 ये पता है, और 1, अगला रिलेशन क्या? 1 का किसके और के साथ रिलेशन? 2 के साथ रिलेशन मौजूद है, तो यहाँ से 2 का 2 के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो क्या ये मौजूद है कि नहीं? 2,2 मौजूद है या नहीं? बिल्कुल मौजूद है, मतलब ये क्या हो गया? R2 हमारा ट्रांजिटिव बन गया, R2 हमारा ट्रांजिटिव बन गया। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज हमको समझनी है कि जो भी रिलेशन देख रहे हैं कि A, B देखा तो B के साथ C कितने बार है? B, C भी हो सकता है, B, D भी हो सकता है, B, E भी हो सकता है, राइट। लेकिन उन सब का ये जो C, D, E लिखा है उन सब का A के साथ रिलेशन दिखना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि रिलेशन क्या है हमारा? ट्रांजिटिव है। इतना क्लियर हो गया होगा होपफुली। अब क्या देखें, R3 के बारे में बात करें, R3 के बारे में बात करें तो R3 में हम क्या कह सकते हैं? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 1, तो यहाँ 1,2 मौजूद है, तो आइडेंटिटी तो नहीं हुआ। रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव हो गया है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया है। सिमेट्रिकल 1,2 है, 2,1, तो सिमेट्रिकल भी हो गया है, ठीक है, सिमेट्रिकल भी हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात करेंगे।
ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो 1,1। अब ये सारी चीजें इसके साथ मौजूद थी पहले वाले R2 के साथ, तो ये और ये रिलेटेड हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव तो हो गया। 3 का और 4 का आपस में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, 3,3 है और 3 का किसी के साथ रिलेशन नहीं गिवन है, 3 का किसी और के साथ रिलेशन नहीं गिवन है, इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रांजिटिव देगा। 4,4 मौजूद है और 4 का किसी और के साथ रिलेशन नहीं मौजूद है, तो ये भी हमें क्या दे देगा, ट्रांजिटिव रिलेशन दे देगा। ठीक है, अब या R4 की बात करें, R4 क्या है, 1,2, क्या 2,3 मौजूद है या 2,4 मौजूद है, नहीं दिख रहा, 2 का किसी और के साथ रिलेशन नहीं दिख रहा, तो इसकी वजह से तो ट्रांजिटिव हो गया, राइट। अब 3,4 की वजह 3,4 मौजूद है, तो 4 का किसी और के साथ रिलेशन तो दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ये हमारा ना ही आइडेंटिटी है, ना ही हमारा रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिकल है। इतना क्लियर हो गया होगा, होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ हमारी क्या है, ये सारी चीज़ हमारी क्या दिखाती है कि हमारा रिलेशन कैसा है, कितने तरीके से हम ट्रांजिटिव और ये, तो ट्रांजिटिव ना होने के लिए क्या होना चाहिए, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। इसको आप इस तरीके से समझे तो ज्यादा अच्छा है। रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव इफ A is related to B and B is related to C. This implies and A is not related to C, या इसको इस तरीके से लिख लें, A, B belongs to R and B, C belongs to R and A, C does not belongs to R, right? A, C अगर A, B मौजूद है, B, C मौजूद है, तो A, C अगर मौजूद नहीं होगा तो वो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं रहेगा, राइट। इसके अलावा बाकी जितने रिलेशन होंगे वो सारे के सारे ट्रांजिटिव होंगे। इतनी बात क्लियर हुई? या नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट पार्ट पर चले जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है मेनली, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा भाई, क्या है भाई ये इक्विवेलेंस रिलेशन? तो इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल और ट्रांजिटिव तीन होगा। ठीक है, व्हेन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, then it is equivalence relation. तो देखिए, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट पार्ट में किया, लास्ट ट्रांजिटिव समझाने के लिए, तो उसमें देखें क्या कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है? तो हम R1 में देख रहे हैं कि R1 में देखो आइडेंटिटी से मतलब नहीं होता, केवल और केवल किससे मतलब है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल और ट्रांजिटिव। तो हमारा R1 हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, और कोई है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल और ट्रांजिटिव तीनों हो, तो हमारा R3 भी क्या दिख रहा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो हम कहेंगे R3 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो
जब भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि वेदर फंक्शन इज वेदर रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट, तो रिलेशन अगर इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंस है, इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वो रिलेशन क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिकल भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ये तीनों हमें चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, ये तीनों चीज़ें हमें दिखानी पड़ेगी, तभी हम कह पाएंगे कि फंक्शन रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस है। होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आपके कोई भी डाउट आते हैं तो या तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दें या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर दें। टेलीग्राम ग्रुप का मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ पे आप पोस्ट कर देंगे तो मैं आपकी डाउट क्लास में आपके डाउट ले लूँगा और उसको सिंपली सॉल्व करके दे दूँगा। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे, खुश रहें आप, बी हैप्पी।